तो नमस्कार, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की श्रेणी में आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट परीक्षा जून 2020 का सेकंड पार्ट। इससे पहले 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, 51 से आज स्टार्ट करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं 51 से, यानी 50 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए थे। तो 51 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। निम्नलिखित में से किस कारकों ने वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत के क्रमिक विकास में योगदान नहीं किया? तो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्य के प्रभावी मानकों की कमी जो है, इसका योगदान नहीं है। बाकी तीनों कर्मचारी प्रबंधन उत्तरदायित्व की स्पष्ट समझ का अभाव, प्रबंधन तथा कामचलाऊ आधार पर निर्णय लेना, समुचित कार्य अभिकल्प और कर्मचारियों को आर्थिक प्रोत्साहन, ये सभी जो है FW टेलर के द्वारा अपने वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत में काम में लाया गया था। आप इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से रीड कर सकते हैं। वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत का निर्माण लोक प्रशासन में FW टेलर ने 1909 में किया था। टेलर ने सांगठनिक कुशलता और मितव्ययिता, औद्योगिक संगठन में प्रबंधकीय प्रथाओं का प्रयोग और कर्मचारी प्रबंधन के मध्य उत्तरदायी समझ के विकास हेतु एक वैज्ञानिक पद्धति इजाद करने पर बल दिया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से किन विषयों में राज्यसभा को लोकसभा से अधिक शक्तियां प्राप्त हैं? 52 क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अनुच्छेद 312 के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन की शक्ति राज्यसभा को प्राप्त है। आर्टिकल 300 अनुच्छेद कहता है कि अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत, जैसे इंडियन IAS की बात करें, IPS की बात करें और IFS, ये तीनों सेवाओं का अधिकार जो है राज्यसभा को दिया गया है। इसमें लोकसभा से संबंधित कोई भी राइट नहीं है, इसीलिए इस मामले में राज्यसभा को अधिक अधिकार दिए गए हैं। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से किस देशों में भारत में शांति स्थापना कार्यों में भाग लिया था? तो भारत के द्वारा जो शांति स्थापना कार्यों में भाग लिया गया था उसका बात करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी सभी में। कोरियाई संकट जब आया था, इंडिया ने अपनी तरफ से यहाँ से शांति सेना भेजी थी और इस संकट में सहयोग किया था। गाजीपट्टा जो क्राइसिस हुआ था उसकी बात करें, साइप्रस विवाद की बात करें, और लेबनान में भारतीयों को निकालना और पूरे विश्व स्तर में अभियान चलाया गया था, जिससे सभी देश के सैनिकों को इंडिया ने वहाँ से निकाला था। तो इसमें यह आंसर क्या हो जाएगा? सभी इसमें राइट हो जाएगा। कोरिया, गाजीपट्टी, साइप्रस और लेबनान, ये चारों राइट हो जाएंगे। आप देख सकते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। वहीं प्रायश्चित्ता सिद्धांत के बारे में इनमें से कौन से कथन सत्य हैं पूछ रहा है, तो प्रायश्चित्ता की बात करेंगे, तो इसका आंसर हो जाए ए और सी, इसमें राइट हो जाएंगे। प्रायश्चित्ता सिद्धांत उन सभी मार्क्सवादियों और गैर लेनिनवादियों का बहुत प्रभाव पड़ा जो विकास सिद्धांत के आलोचक थे। और वहीं बात करें, तीसरी दुनिया का विकास पहले से विकसित देशों के विकास पर निर्भर करता था। तो तीसरी दुनिया का विकास का मतलब है जो डेवलपिंग कंट्री में आते हैं, जैसे इसका एग्जांपल आप इंडिया को ले सकते हैं। इसमें ए और सी इसका राइट हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप लोग, तीसरी दुनिया का मतलब है अल्प विकसित, यानी जो विकासशील की श्रेणी में अभी लगे हुए हैं, और इसका एग्जाम्पल जो है भारत से आप ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। नीचे दो कथन दिए गए, कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है। प्रत्येक संविधान का अपना दर्शन होता है। भारतीय संविधान में निहित दर्शन को समझने के लिए हमें पंडित नेहरू के ऐतिहासिक उद्देश्यपूर्वक संकल्प पर ध्यान केंद्रित करना होगा। तो 55 का आंसर हो जाएगा ए, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों राइट हैं। क्यों राइट है? तो आप इसे देख सकते हैं, प्रत्येक संविधान का अपना एक दर्शन होता है, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि संविधान का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन है, उनके सभी जो भी प्रावधान है वो उसी के अंतर्गत होते हैं, उसका अपना एक फिलॉसफी होती है। और वहीं बात करें, भारतीय संविधान में निहित दर्शन को समझने के लिए हमें पंडित नेहरू के ऐतिहासिक उद्देश्यपूर्वक संकल्प को पर ध्यान केंद्रित करना होगा, क्योंकि पंडित नेहरू का भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत बड़ा योगदान है। उद्देश्य प्रस्ताव उन्हीं के द्वारा लाया गया था, इसीलिए अगर कॉन्स्टिट्यूशन को समझना है इसलिए पंडित नेहरू को भी समझना होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन भारत में पंचायती राज्य व्यवस्था के विचार का कट्टर विरोधी था? तो कट्टर विरोधी जो है BR अम्बेडकर थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर पंचायती राज व्यवस्था के कट्टर विरोधी थे। वे मानते थे कि गांव संकीर्णता, अज्ञानता, अंधविश्वास व सांप्रदायिकता, जाति प्रथा व निम्न स्वार्थी के प्रति पूर्ति के गढ़ में है, अतः ग्राम पंचायतों को संविधान का आधार बनाना आत्मघाती होगा। उनका अत्याचार बढ़ेगा और रूढ़िवादी व्यवस्था का सत्ता में संकेंद्रण होगा। भीमराव अंबेडकर जो है पंचायती राज के इसलिए विरोधी थे क्योंकि पंचायती राज गाँव में वो समझते थे, पंचायती राज से संबंधित जो इसका कॉन्स्टिट्यूशन में इसको शामिल करने का मतलब है, वहाँ पर अशिक्षित लोग होते हैं, ठीक है, रूढ़िवादिता है, तो इसलिए ये चीज़ें अगर वहाँ पे आएंगी तो एक एजुकेटेड लोगों को यहाँ पे आने चाहिए। उनका मूल उद्देश्य जो था कि यहाँ पे ठीक ठाक पढ़े लिखे लोग हैं उनको आना चाहिए, ये बात उनके द्वारा कही गई थी, इसीलिए वो पंचायती राज का कट्टर विरोध उनके द्वारा किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। E.V. रामास्वामी पेरियार सर्वप्रथम निम्न से किस दल में सम्मिलित हुए थे?
तो बात करेंगे तो इसमें वो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे पहले सम्मिलित हुए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी और नास्तिक ईवी रामास्वामी पेरियार को एक नास्तिक के रूप में जाना जाता था, जो तमिलनाडु के हैं। और उनकी एक प्रसिद्ध बुक लिखी गई थी उनके द्वारा, तो इसे देख लेते हैं। ईवी रामास्वामी पेरियार एक सामाजिक आंदोलनकारी थे जिन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन चलाया था। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट भी उनके द्वारा चलाया गया था। वे प्रारंभ में वर्ष 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए, परंतु 1925 में पार्टी में ब्राह्मणवादी मानसिकता बढ़ती प्रवृत्ति के आरोप से उनसे इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, एक पार्टी में उनके खिलाफ जो है वहाँ पे अभद्र टिप्पणी की गई थी और वो ब्राह्मणवादी सोच मानसिकता के खिलाफ थे, इसीलिए उस पार्टी से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। बाद में वो अपनी खुद की पार्टी बनाई थी, जस्टिस पार्टी के नाम से उनके द्वारा बनाई गई थी, जिसका नाम बाद में नाम बदलकर उन्होंने द्रविड़ कड़गम रख दिया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, पारंपरिक प्राधिकार या सत्ता की अवधारणा में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? तो पूछ रहा है 58 का आंसर हो जाएगा ए। इसमें ए राइट हो जाएगा। व्यक्तियों द्वारा विरासत में प्राप्त प्रतिष्ठा के कारण प्राधिकार या सत्ता का प्रयोग, ये राइट हो जाएगा। आप इसे रीड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अरस्तु के अनुसार कौन सा अभिकथन सही है? पूछ रहा है, तो कौन सा क्वेश्चन है? 59 की बात करेंगे, तो 59 का आंसर हो जाएगा डी। ए बी सी इसमें तीनों राइट हो जाएंगे, डी इसमें रॉन्ग हो जाएगा। डी क्यों रॉन्ग हो जाएगा? पुलिस मानव का बृहत सही है, तो इसमें मानव का बृहत सही है अरिस्टोटल के द्वारा नहीं कहा गया था। अरस्तु के क्या कहते हैं? अरस्तु कहते हैं पुलिस को इतना बृहत होना चाहिए कि आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करे और इतना सूक्ष्म होना चाहिए कि सुशासन सुनिश्चित हो सके। वो सुशासन और आत्मनिर्भरता की बात करते हैं। पुलिस प्राकृतिक है और व्यक्ति से पूर्व रूप से था, तो अरस्तु इसीलिए कहते हैं कोई जो पुलिस राज्य जो स्टेट है राज्य है वो व्यक्ति से पहले की है, पहले है, वो राज्य को प्राथमिकता देते हैं। और वही बात करेंगे, पुलिस मानव संघों का उच्चतम और सर्वाधिक व्यापक रूप है, इसलिए जो है मनुष्य पहले नहीं है, पहले राज्य है, और इसी मानवों का संघों के समूह को राज्य कहते हैं। ये अरस्तु के द्वारा कहा गया था, इसलिए ए बी सी तीनों राइट हो जाएंगे और डी इसमें रॉन्ग हो जाएगा। आप इसे इसका जो एक्सप्लेनेशन है अच्छे से रीड कर सकते हैं। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? तो बी डी सावरकर के द्वारा हिंदू राष्ट्र का विचार दिया गया था। सबसे पहले हिंदू राष्ट्र का विचार बी डी सावरकर के द्वारा ही दिया गया था। हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः बी डी सावरकर का है। उनकी प्रमुख पुस्तकें जो है हिंदुत्व 1923 में उनके द्वारा लिखी गई थी, जो चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था। उसके बाद सीआर दास के द्वारा स्वराज पार्टी बनाई गई थी। उसी टाइम 1923 में भी बी डी सावरकर ने हिंदुत्व पुस्तक लिखी थी और हिंदू राष्ट्र का विचार उन्हीं से संबंधित है। आप इसे देख सकते हैं। सावरकर एक क्रांतिकारी राष्ट्रवादी थे जो मेजिनी के विचारों से प्रेरित थे। उनका मानना था कि हिंदू का आशय केवल धर्म या परंपरा नहीं बल्कि एक प्रजाति या राष्ट्रीयता है। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जयप्रकाश नारायण ने निम्न में से किन दलों का गठन किया था? तो जयप्रकाश नारायण की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी ए और सी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण के द्वारा की गई थी, जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा भी 1974 में इंदिरा गांधी के शासनकाल में दिया था। तो ये दोनों ए और सी इसमें राइट हो जाएंगे। भूदान आंदोलन जो है विनोबा भावे के द्वारा चला गया था, इसमें जयप्रकाश नारायण से संबंधित नहीं है। और डेमोक्रेटिक प्रजा सोशलिस्ट पार्टी भी जयप्रकाश नारायण की नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, आप इसे देख सकते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। जयप्रकाश नारायण राम मनोहर लोहिया आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा सन 1932 में फेबियनवादी व मार्क्सवादी लेनिनवादी विचारों से प्रेरित होकर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। इनके द्वारा डेमोक्रेटिक प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन सोशलिस्ट पार्टी व किसान मजदूर प्रजा पार्टी यानी जे.बी. कृपलानी के द्वारा बनाई गई थी 1952 में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन पंडिता रमाबाई के संबंध में सत्य है? तो पंडिता रमाबाई जो संस्कृत की प्रखंड विद्वान थी, उनके बारे में कौन सा कथन सत्य है पूछ रहा है, तो इसको देख लेते हैं। वह हिंदू दर्शन की कट्टर समर्थक थी, तो कट्टर समर्थक तो नहीं थी वो, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। अगले वहीं बात करेंगे, वह भारत में महिलाओं की शिक्षा और मुक्ति के क्षेत्र में अग्रणी थी। बिल्कुल राइट क्वेश्चन है, वो भारत में महिलाओं की शिक्षा और मुक्ति के क्षेत्र में अग्रणी थी। वह द हाई कास्ट ऑफ वुमेन की लेखिका की, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है उनकी, ये उन्हीं के द्वारा लिखी गई थी। द हाई कास्ट ऑफ वुमेन पंडिता रमाबाई के द्वारा लिखी गई थी, ये भी राइट हो जाएगा। और वह ईसाई धर्म की विरोधी थी, ठीक है, उन्होंने किसी भी धर्म का विरोध नहीं किया था, इसलिए इसमें डी जो है इसमें रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि वो ईसाई धर्म की विरोधी नहीं थी, वो सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखती थी। आप इसका जो एक्सप्लेनेशन अच्छे से रीड कर सकते हैं कि पंडिता रमाबाई के बचपन का नाम मनोरमा था। एक सामाजिक सुधारवादी महिला थी, वे प्रथम महिला थी जिन्होंने पंडिता व सरस्वती की उपाधि अर्जित की। उन्होंने 1990 में मुक्ति मिशन नामक संस्था की स्थापना की, जिसका उद्देश्य महिला शिक्षा और बाल विवाह उत्पीड़न हेतु संघर्ष था। उन्होंने 1883 में ब्रिटेन में ईसाई धर्म ग्रहण किया था। ये देखिए, उन्होंने ईसाई धर्म भी ग्रहण किया था, तो किसी भी धर्म के विरोध नहीं किया था उनके द्वारा। उन्होंने द हाई कास्ट ऑफ वुमेन 1887 की रचना तथा महिला मुक्ति हेतु आर्य महिला समाज एवं शारदा सदन की स्थापना
उन्हीं के द्वारा की गई थी। आर्य महिला कॉलेज की बात करें या फिर सारदा सदन की स्थापना की बात करें तो पंडिता रमाबाई का इसमें अहम योगदान माना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसी एक्सप्लेनेशन के माध्यम से आपके एक क्वेश्चन नहीं 4 या 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं। अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और इसी प्रकार हम अधिक से अधिक वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आएँ। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात करें। भारतीय विदेश नीति के मील के पत्थर और प्रधानमंत्री, तो आखिर कौन सा समझौता किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में हुआ था, उससे संबंधित क्वेश्चन है, इसे देख लेते हैं। तो बात करेंगे शिमला समझौता जो है इंदिरा गांधी के शासनकाल में हुआ था। एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है नरेंद्र मोदी ने चलाई थी, ठीक है। अभी वर्तमान में हाल ही में एक्ट ईस्ट पॉलिसी नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाई गई थी कि ईस्ट पॉलिसी का मतलब है पूर्व की ओर देखो से संबंधित है। और श्रीलंका में भारतीय शांति स्थापना जो है राजीव गांधी के शासनकाल में भेजी गई थी। राजीव गांधी वहाँ पर श्रीलंका में क्राइसिस चल रहा था, तो 1986 की बात करें तो राजीव गांधी के द्वारा भारतीय सेना भेजी गई थी ताकि श्रीलंका में शांति स्थापना के लिए। तो अंतिम जो हो जाए लाहौर घोषणा का संबंध अटल बिहारी वाजपेयी से संबंधित हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से लाहौर यानी पाकिस्तान के लिए बस जो चलाई गई थी, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में ही चलाई गई थी। उसके विरोध में पाकिस्तान ने हमला किया था और उसी के बाद ये जो लाहौर बस घोषणा जो अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में चलाई गई थी उसको बंद करना पड़ा था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं। तो आईसीसी की जो विशेषताएं कौन कौन सी हैं पूछ रहा है, तो 64 की बात करेंगे, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी पहला और दूसरा जो है इसमें राइट हो जाएगा। इसे देख लेते हैं। आईसीसी क्या है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है। आईसीसी को कोर्ट ऑफ लास्ट रिमोर्ट के रूप में रोम विधि या स्टैच्यूट द्वारा स्थापित किया गया था। आईसीसी अपने अधिकार क्षेत्र का सभी प्रयोग कर सकता है जब राष्ट्रीय न्यायालय जांच करने अथवा अभियोजन चलाने के लिए अनुच्छुक अथवा असमर्थ है। जिस प्रकार इंडिया में अपनी किसी भी कंट्री की बात करेंगे, अपना पर्टिकुलर कंट्री, उसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट होते हैं, उसी प्रकार एक आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट होता है जिसमें इंटरनेशनल जो मामले होते हैं उनको उठाया जाता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से रीड कर सकते हैं। आईसीसी को कोर्ट ऑफ द लास्ट रिसोर्ट के रूप में 17 जुलाई 1988 में इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। 1988 में रोम विधि की संधि उद्घोषणा के साथ 2002 से ये प्रभावी हुआ था, यानी उस तब से काम करना इसने स्टार्ट किया था। इसका प्रयोग तभी किया जाता है जब राष्ट्र किसी मामले में आज के लिए अनुच्छिक हो। इसका कार्य युद्ध अथवा मानव नरसंहार के कृत्यों पर सुनवाई करना, यह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से भिन्न है। इसका मुख्यालय हेग में है। तो वर्तमान हेग कहाँ है, नीदरलैंड में है। और वर्तमान में इसमें जो सदस्य देश सम्मिलित हैं 123 देशों की संख्या इसमें है वर्तमान में जो सम्मिलित हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन। मार्क्स द्वारा प्रतिपादित इतिहास की आर्थिक व्याख्या को एम.एन. रॉय गलत और अपूर्ण मानते थे। एम.एन. रॉय का तर्क था कि सामाजिक और आर्थिक प्रक्रिया के वास्तविक रूप का निर्धारण मात्र भौतिक संसाधनों के प्रकार से नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी दोनों इसमें राइट हो जाएंगे, क्योंकि मार्क्स द्वारा प्रतिपादित इतिहास की आर्थिक व्याख्या को एम.एन. रॉय गलत और अपूर्ण मानते थे। बिल्कुल एम.एन. रॉय के द्वारा मार्क्स के सभी सिद्धांतों को नकार दिया था, ठीक है। वो मार्क्स जो सिद्धांत था उसको नहीं मानते थे। और बात करें, एम.एन. रॉय का तर्क था कि सामाजिक और आर्थिक प्रक्रियाओं के वास्तविक रूप का निर्धारण मात्र भौगोलिक संसाधनों के प्रकार से नहीं हो सकता, यानी कि फिजिकल जो रिसोर्सेज होते हैं उनके माध्यम से आप वास्तविक रूप का निर्धारण नहीं कर सकते, ये मार्क्स का मानना था। आप इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से देख सकते हैं। एम.एन. रॉय जो है जीवन के प्रथम चरण में क्रांतिकारी राष्ट्रवादी थे, द्वितीय चरण में वे मार्क्सवादी हो गए और अंतिम चरण में वे नव मानववादी हो गए। तो आप मार्क्स को देख सकते हैं, बड़ा क्रिटिकल है इनका मामला। सबसे पहले ये क्रांतिकारी यानी राष्ट्रवादी क्रांतिकारी के नाम से जाने जाते थे, फिर कन्वर्ट हो गए मार्क्सवादी में और अंतिम चरण में ये नव मार्क्सवादी हो गए थे। एम.एन. रॉय मार्क्स के आर्थिक नीतिवाद के सिद्धांत से सहमत नहीं थे, ठीक है। उनका मानना था कि संस्कृति, धर्म, दर्शन व अर्थव्यवस्था का निर्धारण मात्र जो फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं यानी भौतिक संसाधनों के द्वारा नहीं होता, ये मानना एम.एन. रॉय के द्वारा था। वही अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, उत्तर शीत युद्ध युग में और निर्गुट आंदोलन को प्रासंगिकता का विश्लेषण करने हेतु जिसने द न्यू नॉर्दर्न कंसर्ट ऑफ पावर का विचार दिया था वो कौन थे? वो थे ए.पी. राणा। शीत युद्ध के दौरान जब कोल्ड वॉर चल रहा था यूएसए और यूएसएसआर के बीच,
कोल्ड वॉर जो चल रहा था, ठीक है। शीत युद्ध के दौरान निर्गुट में निर्गुट आंदोलन की प्रासंगिकता का विश्लेषण करने हेतु एपी राणे द न्यू नॉर्दर्न कॉन्सेप्ट ऑफ पावर का विचार दिया था। यानी निर्गुट आंदोलन का संबंध इंडिया से हो जा सकते हैं। जब कोल्ड वॉर चल रहा था, शीत युद्ध चल रहा था यूएसए और यूएसएसआर के बीच, तो इंडिया किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ था। इंडिया ने बिल्कुल निर्गुट यानी बिना किसी भी गुट में शामिल हुए अपना काम किया था। तब वहीं उसी टाइम जो है एपी राणे की तरह द न्यू नॉर्दर्न कॉन्सेप्ट ऑफ पावर का विचार दिया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, संविधान के अनुच्छेद 19 में उद्धृत निम्नलिखित स्वतंत्रताओं को क्रमबद्ध कीजिए कह रहा है। तो 67 का आंसर देख लेते हैं, इसमें बी हो जाएगा। तो 19 जो आर्टिकल हमारा संविधान 19 है, उसमें प्रतिष्ठापित 6 स्वतंत्रताओं का क्रमबद्ध विवरण जो है इस प्रकार किया गया है। आप इसे देख सकते हैं। वाक, अभिव्यक्ति एवं स्वतंत्रता 19A में दिया गया है। यानी कहीं भी आपको वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का मतलब है बोलने की स्वतंत्रता। आप कहीं भी कुछ भी, मतलब कुछ भी का मतलब यानी कि किसी को गाली देने लग जाएं आप, ठीक है, तो आपको बोलने का अधिकार है और कहीं भी घूमने का अधिकार है। यह आर्टिकल 19(1)(a) कहता है। बिना हथियारों के शांतिपूर्ण रूप से सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। आप कहीं पे भी अपना शांतिपूर्ण रूप से धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आप लोग किसी भी असामाजिक तत्व यानी हथियार से संबंधित कोई भी अनावश्यक चीज़ें नहीं ले जा सकते। ये दूसरे में 19B में कहा गया है। और 19C की बात करें, 19C में समूह या संघ बनाने की बात की गई है। अब शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन हो रहा था, उसके बाद संघ या समूह बनता ही बनता है। आप वर्तमान में देख सकते हैं इसको। तो तीसरे में 19C में कहा गया है कि आप उसी शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन के माध्यम से समूह या संघ भी बना सकते हैं। वहीं 19D की बात करेंगे, भारत के संपूर्ण क्षेत्र में रहने और बस जाने की स्वतंत्रता की बात की गई है। और 19E की बात करेंगे, भारत के समूचे भाग में रहने बस जाने की स्वतंत्रता की बात की गई है। और 19G की बात करेंगे, भारत के सभी नागरिकों को व्यापार, व्यवसाय और वृत्ति का अधिकार। यानी भारत के किसी भी नागरिक को अपना व्यापार, अपना व्यवसाय का अधिकार, कहीं भी करने का अधिकार इस आर्टिकल के अंतर्गत दिया गया है। तो आर्टिकल 19 में ये सभी 6 स्वतंत्रताएं क्रमबद्ध रूप में इसी प्रकार व्यवस्थित की गई हैं। आप इसे देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन समाजवाद के सिद्धांत संबंधी G.A. कोहेन के विचार का तत्व नहीं है, पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी केवल A और C इसमें राइट हो गए कि G.A. कोहेन का विचार तत्व नहीं है, पूछ रहा है। तो इसमें A और C नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, देख लेते हैं। पूंजीवाद के अंतर्गत स्वतंत्रता के अनुचित वितरण का सिद्धांत और जॉन रॉल्स के सिद्धांत की गहन असमानतामूलक संरचना। जॉन रॉल्स के सिद्धांत की गहन असमानतामूलक संरचना की बात इनके द्वारा नहीं की गई थी, समानता की बात की गई थी। तो इसलिए असमानता दिया है, ये रॉन्ग हो जाएगा। और पूंजीवाद के अंतर्गत स्वतंत्रता के अनुचित वितरण का सिद्धांत, ठीक है, अनुचित वितरण का सिद्धांत की बात कर रहा है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। उदारवादी समतावाद से प्रख्यात वास्तविक भ्रातृत्व की बात कर रहा है। ये देखिए यहाँ पर समतावाद की बात कर रहा है, इसलिए असमानतामूलक की बात तो हो ही नहीं सकती, इसलिए इसमें बी राइट हो जाएगा। और बाजारों उन्मुख समाजवाद की बात इनके द्वारा की गई थी, तो ये भी डी राइट हो जाएगा। आप इसे देख सकते हैं। G.A. कोहेन ने अपनी पुस्तक वाई नॉट सोशलिज्म 2009 में G.A. कोहेन के द्वारा लिखी गई थी। मैं समाजवाद संबंधी विचार दिए थे उन्होंने, तथा उन्होंने उदारवादी समाजवादी संबंधी विचार दिए, तथा उन्होंने उदारवादी समतावाद के आधार पर समाजवादी मूल्यों का विश्लेषण किया और माना कि पूंजीवाद विश्व भर में बाजार क्रियाएं और समाजवाद प्रक्रियाओं का संचालन करती है, न कि राज्य का संचालन करती है। इसलिए भारतीय समाजवादी हम कहेंगे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को ले सकते हैं, वो भी एक समाजवादी विचारक थे। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, ये पूछ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के संबंध में, तो इसका आंसर हम बात करेंगे। तो NTA के द्वारा यह प्रश्न जो है विलोपित कर दिया था, यानी इसका जो है सभी को बोनस मार्क दिया गया था, इसको राइट नहीं किया गया था। क्यों नहीं किया गया था, कुछ कारण थे इसके पीछे। IMF का सृजन ब्रिटेन वुड्स समझौते द्वारा नहीं किया गया था, ये इसमें जो है रॉन्ग हो जाएगा। जबकि IMF का सृजन ब्रिटेन वुड्स समझौते के अंतर्गत ही किया गया था। वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों की स्थापना जो है ब्रिटेन वुड्स समझौते के द्वारा की गई थी। इसका कार्य विनिमय दर की स्थिरता को सुनिश्चित करना है, ये ठीक है। आलोचक IMF को नव उदारवादी वैश्वीकरण की राजनीतिक भुजा के रूप में देखते हैं, ये भी राइट हो जाएगा। IMF संयुक्त राष्ट्र की विशिष्टीकृत एजेंसी नहीं है। संयुक्त राष्ट्र की विशिष्टीकृत एजेंसी IMF है, तो नहीं है पूछ रहा है, तो इसीलिए इसमें ठीक है। IMF का गठन ब्रिटेन वुड्स समझौते के परिणाम स्वरूप 1945 में किया गया, ये देखिए आप, जबकि उसमें वहाँ पे दिया है नहीं किया गया। तत्कालीन समय में इसकी सदस्य संख्या 29 थी, वर्तमान में यह 190 है। इसका मुख्य कार्य विनिमय करें कि स्थिरता सुनिश्चित करना, उच्च रोजगार को प्रोत्साहन करना व संपोषणीय विकास सुनिश्चित करना, विश्व से गरीबी दूर करना इसका प्रमुख कार्य है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे,
और आलोचकों द्वारा इसके झुकाव को विकसित राष्ट्रों की ओर उन्मुख बताया गया है तथा इसे नव उदारवादी वैश्वीकरण की राजनीतिक भुजा के रूप में संबंधित किया गया है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्टीकरण एजेंसी न होकर उसके एक कोष के रूप में स्थापित है। अतः उपयुक्त प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी सी डी होना चाहिए, जो उसमें नहीं दिया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन और तर्क से संबंधित क्वेश्चन है, इसे देख लेते हैं। स्वदेशी बहिष्कार राष्ट्रीय शिक्षा और निष्क्रिय प्रतिरोध के वे तरीके हैं जिनका बाल गंगाधर तिलक ने प्रयोग किया था। तिलक बहिष्कार को एक प्रभावी हथियार के रूप में स्वीकार करते थे। तो बिल्कुल दोनों राइट हो जाएंगे, ए और आर दोनों सही हैं और इस ए आर की सही व्याख्या भी है, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक जो है उग्रवादी आंदोलन से संबंधित थे। ठीक है, तो उन्होंने स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने की बात की थी और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया था और राष्ट्रीय शिक्षा के प्रबल समर्थक थे और निष्क्रिय प्रतिरोध के वे तरीके थे जिनका बाल गंगाधर तिलक ने प्रयोग किया था और इसको वो एक प्रभावी यानी इफेक्टिव हथियार के रूप में स्वीकार करते भी थे। तो ये दोनों राइट हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अरस्तु का आदर्श राज्य सदैव प्लेटो का दूसरा सर्वाधिक अच्छा राज्य है, यह किसका कथन है? यह जो है जी.एस. सेवाइन के द्वारा कहा गया था। जी.एस. सेवाइन ने कहा कि अरस्तु के आदर्श राज्य को प्लेटो का दूसरा आदर्श राज्य कहा जा सकता है, क्योंकि प्लेटो के शिष्य अरस्तु थे, उन्होंने प्लेटो को क्रिटिसाइज किया था कुछ मामलों में, इसीलिए उनको प्लेटो का दूसरा आदर्श राज्य कहा जा सकता है जी.एस. सेवाइन के द्वारा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। मार्क्स के विसंबंधित श्रम की संकल्पना में सम्मिलित है, तो इसमें कौन कौन सम्मिलित है? इसमें सभी हो जाएंगे। उत्पादन से विसंबंधन, प्रक्रिया से और प्रजातियों से और प्रकृति से, ये चारों इसमें राइट हो जाएंगे जो मार्क्स के द्वारा कहा गया था। आप इसे देख सकते हैं। विसंबंधन की संकल्पना युवा मार्क्स की कृतियों का प्रमुख बिंदु है। विसंबंधन श्रम अलगाववाद की संकल्पना का विचार उनकी पुस्तक इकोनॉमी ऑफ फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट जो 1844 में उनके द्वारा लिखी गई थी, उसमें 4 प्रकार के विसंबंधन का उनके द्वारा जिक्र किया गया था, जिससे संबंधित है उत्पादन से, प्रक्रिया से, प्रजातियों से और प्रकृति से। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। भारतीय विदेश नीति के आधारभूत तत्वों को उसके अस्तित्व में आने के क्रम में लगाइए की बात कर रहा है, तो इसे देख लेते हैं। भारतीय विदेश नीति में दिए गए आधारभूत तत्वों का जो विवरण है इस प्रकार है। सबसे पहले पंचशील समझौता हुआ था 1954 में, पंडित नेहरू और चीन के राष्ट्रपति चाई एन लाओ के बीच हुआ था 1954 में। पंचशील सिद्धांत का मतलब है 5 समझौते जो इंडिया और चाइना के बीच हुए थे, उन्हीं को पंचशील समझौता कहा जाता है। भारत सोवियत मैत्री संधि जो है 1971 में हुई थी, जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। वहाँ से यूएसए ने इंडिया के खिलाफ जाकर पाकिस्तान का साथ दिया था, तब वहीं पे इंडिया को रशिया के पास जाना पड़ा और उसी बीच इंडिया और सोवियत संघ की मैत्री हुई थी, यानी 1971 में। और लुक ईस्ट पॉलिसी जो है 1992 में पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा दी गई थी। और गुजरात सिद्धांत जो है 1996 में गुजरात सिद्धांत जो भारत के राष्ट्रपति उस टाइम इंद्र कुमार गुजराल थे, उनके द्वारा दिया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है, इसे देख लेते हैं। पर्यावरण आंदोलन और राज्य से संबंधित क्वेश्चन है। नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है मध्य प्रदेश से संबंधित है, ये वहाँ पे चलाया गया था। और चिपको आंदोलन उत्तराखंड स्टेट से संबंधित हो जाएगा। और अपिको आंदोलन कर्नाटक से संबंधित और चिल्का आंदोलन जो है ओडिशा से संबंधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अग्रसूत्र संबंधित है, तो इसका संबंध जो है बौद्ध दर्शन से है। अग्रसूत्र का मतलब संबंध जो है बौद्ध दर्शन से है। यह दीर्घ निकाय का 27वां सूत्र है। इसमें बुद्ध द्वारा 2 ब्राह्मण भिक्षुओं को दी गई शिक्षाओं का संकलन किया गया है, जो धर्म व निर्माण से संबंधित शिक्षाएं हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से किस देश में सत्ता में सहभागिता के तंत्र के रूप में संपरिवर्तनीयता को नहीं अपनाया जाता? तो 76 का आंसर की बात करेंगे ए, जर्मनी देश में सत्ता में सहभागिता तंत्र के रूप में संपरिवर्तनीयता को नहीं अपनाया जाता है। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करें। कथन और कारण दिया गया है। संविधान द्वारा भारत को जानबूझकर फेडरेशन ऑफ द स्टेट यानी राज्यों के संघ के बजाय यूनियन ऑफ द स्टेट, संविधान निर्माताओं की दृष्टि में यूनियन शब्द एक विशेष प्रकार के फेडरेशन का भाव दर्शाता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, आयोग ने इस क्वेश्चन को भी सही उत्तर माना था, इसका तीसरा, यानी कथन 1 सत्य है किंतु कथन जो है सेकंड गलत है, ये आयोग के द्वारा माना गया था। आप इसे देख सकते हैं। भारतीय संविधान में कहीं भी संघ शब्द का प्रयोग न करके फेडरेशन ऑफ स्टेट या फिर राज्यों का संघ यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है, तो ये राइट हो जाएगा। और डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार राज्यों के संघ से 2 बातें उभर कर आती हैं। एक तो अमेरिका के विपरीत भारतीय संघ राज्यों के बीच सहमति का प्रतिफल नहीं है और अमेरिका की भांति राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार भी नहीं है, बल्कि संघ केंद्र को अक्षुण्ण रखा गया है।
जैसे जिस प्रकार यूएसए में हर पर्टिकुलर स्टेट का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, किसी भी क्षेत्र को बदलने के अपने अधिकार होते हैं, पर इंडिया में ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये सुप्रीम पावर जो है केंद्र को दी गई है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है। चेस्टर बर्नार्ड संगठन को दो अधिक व्यक्तियों की सचेतन समन्वित क्रियाकलापों की प्रणाली के रूप में परिभाषित किया है और चेस्टर बर्नार्ड ने इस दृष्टिकोण का समर्थन किया है कि मनुष्य मुख्यतः आर्थिक प्रोत्साहनों द्वारा प्रेरित होता है। तो इनके द्वारा ये जो दोनों कथन जो है, कथन फर्स्ट सही है किंतु कथन सेकंड जो है इसमें रॉन्ग हो जाएगा। चेस्टर बर्नार्ड ने संगठन के मनोवैज्ञानिक पक्षों पर ध्यान दिया तथा औपचारिक संगठन को दो या दो से अधिक व्यक्तियों की सहयोगी प्रक्रिया प्रणाली का मूर्त रूप माना, और तो कथन एक सत्य हो जाएगा। बर्नार्ड ने मनुष्य की आर्थिक पक्षों का दरकिनार करते हुए मनोवैज्ञानिक पक्षों पर बल दिया था, इसलिए मनुष्य के आर्थिक पक्षों पर उनके द्वारा बल नहीं दिया गया था, इसलिए सेकंड जो है इसमें रॉन्ग हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्न में से कौन भारत में नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के द्वारा पूर्व में कार्यरत योजना आयोग को 1 जनवरी 1995 में प्रतिस्थापित किया गया। इसके पदेन अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री हैं। 1 जनवरी 1995 थे, 1 जनवरी 2015 होना चाहिए। यहाँ पे नीति आयोग जो है एस्टेब्लिशमेंट जो है 1 जनवरी 2015 को हुआ था, जो योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया था। योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी। यह भारत सरकार का योजना नियमन थिंक टैंक के रूप में जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। विश्वसनीय न्यूनतम निवारक की संकल्पना निम्न में से किस प्रकार के अस्त्रों से संबंध है? तो बात करेंगे तो उसका आंसर नाभिकीय से इसका आंसर सी हो जाएगा। विश्वसनीय न्यूनतम निवारक की संकल्पना नाभिकीय अस्त्रों से संबंध है। अगला है लेखक और पुस्तकों से संबंधित क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं। हन्ना अरेंट के द्वारा द ह्यूमन कंडीशन बुक लिखी गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है हन्ना अरेंट की, ठीक है, तो इनके द्वारा ह्यूमन कंडीशन बुक लिखी गई थी। नारीवादी विचारक हैं हन्ना अरेंट, और फ्रांज फैनन ये अफ्रीकन विचारक हैं। इन्होंने भेदभाव जो काले गोरों के द्वारा कालों के प्रति भेदभाव की तुष्टिकरण की नीति अपनाई गई थी उसका विरोध किया था, इसलिए फ्रांज फैनन के द्वारा रिचर्ड ऑफ द अर्थ बुक लिखी गई थी और उसी से संबंधित है। माओ त्से तुंग की बात करें, लिटिल रेड बुक जो माओ त्से तुंग चीन के जो राष्ट्रपति थे इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी। और जॉन के गॉलब्रेथ की बात करें तो एफ्लुएंट सोसाइटी इनके द्वारा लिखी गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी धारणा राज्य को सॉफ्टवेयर मानी जाती है? सॉफ्टवेयर की बात करें तो जवाबदेही। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सत्ता की जवाबदेही को ही राज्य का सॉफ्टवेयर माना जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। समकालीन समय में भारत में नियोजन के स्वरूप को निम्नलिखित में से कौन इंगित करता है? तो नियोजन के स्वरूप को परिप्रेक्ष्य नियोजन यानी सी इसमें राइट हो जाएगा। समकालीन भारत में नियोजन के परिप्रेक्ष्य स्वरूप को अपनाया जाता है जो व्यवहारिक चुनौतियों का समाधान करके संपोषणीय विकास की अवधारणा का प्रतिपादन करती है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। एफडब्ल्यू रिक्स के समापाश्रीय यानी प्रिज्मेटिक मॉडल की कौन सी निम्नलिखित विशेषताएं हैं? तो इसका आंसर देख लेते हैं। 84 की बात करेंगे तो इसका बी हो जाएगा। बी में ए बी सी डी ये सभी राइट हो जाएंगे। औपचारिकता एफडब्ल्यू रिक्स जो है औपचारिकतावाद की बात करते हैं, विषम जातीयता की बात करें, आच्छादन की बात करते हैं, ब्यूरो ऑफ कार्यालय की बात इनके द्वारा की गई थी। आप देख सकते हैं रिक्स विकास प्रशासन के अग्रणी भाष्यकार हैं जिन्होंने संलयित पारंपरिक कृषि आधारित समाज के निकट व विवर्तित समाज आधुनिक औद्योगिक समाज के निकट के मध्य एक नया संलयित प्रिज्मीय विवर्तित मॉडल प्रस्तुत किया था जिसकी विशेषताएं इस प्रकार हैं। औपचारिकतावाद का मतलब है सिद्धांत और व्यवहार के मध्य अंतर नहीं की बात इनके द्वारा की गई थी। विषम जातीयता की बात करें, अलग अलग किस्म की व्यवस्था प्रथा व उपासन उपागम का एक ही समय पर साथ साथ अस्तित्व में रखा और शाला मॉडल दिया था इनके द्वारा। शाला प्रतिमान में संलयित समाज में चैम्बर व कार्यालय विवर्तित समाज के ब्यूरो के तत्वों का सम्मिश्रण पाया जाता है। और आच्छादन की बात विवर्तित समाज की वर्गीकृत और संलयित समाज की अवर्गीकृत संरचनाओं का सहअस्तित्व। इसके 5 अलग अलग पहलू हैं जैसे भाई भतीजावाद, बहुमानकीयता, बहुसांप्रदायिकता, बाजार कैंटीन मॉडल और प्राधिकार बनाम नियंत्रण। ये रिक्स के द्वारा दिए गए थे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्न में से कौन सा प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अथवा प्रतिरूप नहीं है पूछ रहा है। ये सर्वसम्मति इसका प्रतिरूप नहीं है। न्यासीता की बात करें, जनादेश की बात करें और प्रगतिकरण ये तीनों राइट हो जाएंगे। इसमें सर्वसम्मति इसमें इससे संबंधित नहीं है, इसमें रॉन्ग हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से रीड कर सकते हैं। एडमंड बर्क के द्वारा ये इसमें इसका उल्लेख किया गया था। सर्वसम्मति से चुनाव प्रतिनिधित्व का सिद्धांत नहीं है। न्यायिकता मॉडल का उल्लेख एडमंड बर्क जो रूढ़िवादी विचारधारा से संबंधित थे द्वारा किया गया था जिसमें समाज का प्रतिनिधित्व प्रभुत्व व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। प्रगतिकरण मॉडल थॉमस पेन की संकल्पना है। जो प्रगतिकरण मॉडल है वो थॉमस पेन आदर्शवादी विचारक जो थे इनके द्वारा दी गई थी जो आम लोगों की निर्देश पर शासन की वकालत करता है। जनादेश मॉडल के अंतर्गत शासन राजनीतिक दलों द्वारा किया जाता है। इसमें व्यक्तियों को निर्वाचन व्यक्तिगत गुणों के आधार पर नहीं वरन दल की नीतियों व कार्यक्रमों के आधार पर किया जाता है। इससे एक उत्तरदायी सरकार का निर्माण किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। शासन के बारे में लिखित में से कौन से कथन सही है पूछ रहा है।
तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ए बी सी शासन के संबंधित तीनों राइट हो जाएंगे। शासन और सरकार एक ही है, ये डी इसमें रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि शासन जो है अलग है और सरकार अलग है, ये दोनों एक ही नहीं है, क्योंकि शासन सरकार के द्वारा जो काम किए जाते हैं उसे शासन कहते हैं। इसका सामान्य आशय प्रशासन अथवा शासन नहीं है। भूमंडलीकरण के संदर्भ में इसका विशेष अर्थ है, यह शक्ति के प्रयोग करने का तरीका है। ये तीनों इसमें राइट हो जाएंगे और डी इसमें रॉन्ग हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, आप इसके देख सकते हैं, शासन का अर्थ उस व्यवस्था से है जो निर्देश, नियंत्रण व संकल्पना का प्रयोग करती है, यानी गवर्नमेंट जो रूल लागू करती है उनको चलाना वही शासन है। यह निर्णय, निर्माण, जवाबदेहिता, नियंत्रण और व्यवहारवादी संरचनात्मक प्रक्रियात्मक संकल्पना है। भूमंडलीकरण के संदर्भ में यह विशिष्ट अर्थ रखती है, जहां एक सुशासन की संकल्पना विलंबित होती है। यह वैध शक्ति का प्रयोग एक तरीका है। शासन जहां स्वरूप में प्रक्रियात्मक, वहीं सरकार जो है एक संस्थात्मक कल्पना है। यह शासन कह सकते हैं गवर्नमेंट का एक छोटा रूप है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, कौटिल्य से संबंधित क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का कार्य नहीं है? तो कौटिल्य ने राज्य का जो कार्य नहीं बताया वो पूछा है। केवल साम्राज्य निर्माण कौटिल्य के द्वारा, कहीं भी कौटिल्य साम्राज्य निर्माण की बात कौटिल्य के द्वारा नहीं की गई थी। उनका जो मुख्य ध्येय था उसका अधिग्रहण, जो उसके नियंत्रण और स्वामित्व में नहीं है। जो कुछ अधिग्रहित किया गया है उसका संरक्षण की बात की गई थी। जो कुछ संरक्षित किया गया है उसका प्रबलन की बात कौटिल्य के द्वारा की गई थी। केवल साम्राज्य निर्माण, साम्राज्य विस्तार की बात कौटिल्य के द्वारा नहीं की गई थी। आज वर्तमान में बात करें, साम्राज्य विस्तार का ध्येय चाइना का प्रमुख वाक्य है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसे प्राय संस्कृतिवाद, राष्ट्रवाद के जनक के रूप में चित्रित किया जाता है? तो इसका आंसर है जॉन गॉटफ्राइड हर्डर को। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को आरंभिक विचारक जर्मन दार्शनिक, कवि, प्रकृतिवादी जॉन गॉटफ्राइड हर्डर को माना जाता है। यह वाइमर क्लासिसिज्म का पुनर्जागरण के से संबंध है। इन्होंने भाषा, संस्कृति, चेतना के उत्थान को राष्ट्रवाद से संबंधित किया। ग्रामसी पर हर्डर की कविताओं का विशेष प्रभाव पड़ा था, इसलिए ग्रामसी भी जो है हिजेमनी से संबंधित हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, लेकिन उनसे किस देश का संविधान लिखित नहीं है पूछ रहा है। तो नहीं है न्यूजीलैंड, यानी इसमें बी इसमें रॉन्ग हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का लिखित है, स्पेन का भी और फ्रांस का भी। आप देख सकते हैं विकल्पों में न्यूजीलैंड का संविधान लिखित नहीं है, बल्कि यह उन सिद्धांतों व कानूनों पर आधारित है जो न्यूजीलैंड की राजनीतिक शासन प्रणाली को निर्धारित करते हैं। इसमें संवैधानिक एक्ट 1986, संधियों परिषद के निर्णय, न्यायालय के आदेश, वाइटेंगी की संधि के सिद्धांतों का विशेष महत्व होता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अभिकथन और तर्क से संबंधित क्वेश्चन है। अधिशासन का विचार राज्य की एकाधिकार को समाप्त करके नियमों की बहुलता की ओर संकेत करते हुए तेजी से उभरा है। अधिशासन की संकल्पना विश्व बैंक से संबंध है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी दोनों इसमें राइट हो जाएंगे। ए और आर दोनों सही है, उसकी व्याख्या भी सही है। प्लीज़ आप लोग वीडियो को पॉज करके अच्छे से इसका एक्सप्लेनेशन रीड कीजिए और इसको समझिए, ठीक है। हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते। देखिए आज थोड़ा सा एक्सप्लेन किया तो वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, लोकतंत्र की यूनानी और अरस्तुवादी अवधारणा का अर्थ पूछ रहा है। तो 91 का आंसर ए हो जाएगा। नागरिकों की विचारण शक्तियों पर राजनीतिक आदेशों की निर्भरता, ये इसमें राइट हो जाएगा। लोकतंत्र की यूनानी और अरस्तुवादी धारणा का अर्थ है कि नागरिकों की विचारण व निर्णायक शक्तियों पर राजनीतिक आदेशों पर निर्देशों की निर्भरता को अरस्तु के द्वारा उचित ठहराया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, लोगों पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर है विधायी समझौता, यानी डी, ठीक है। ये अच्छा, यहाँ पे बात करेंगे हम, ये गद्यांश से संबंधित क्वेश्चन आ चुके हैं, तो आप ये गद्यांश को रीड करके क्वेश्चनों को कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, चुनाव के स्पष्ट परिणाम क्या है? चुनाव के स्पष्ट परिणाम प्रतिनिधि का पद, यानी गद्यांश से संबंधित क्वेश्चन है, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। इसमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, प्रतिनिधियों ने अपनी उपलब्धियों पर क्यों गर्व अनुभव किया था? तो इसका आंसर हो गया बी, उन्होंने ऐसे निर्णय लिए जिससे समझौता हुआ था, इसीलिए। और 95 क्वेश्चन की बात करेंगे, किसे प्रतिनिधित्व के परिदृश्य में दर्शाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ए, चुनाव अभियान के दौरान बड़ी आशाओं। अगला भी देखिए गद्यांश दिया गया है, इसको भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य के विरुद्ध जिन अधिकारों का दावा किया जाता है उन्हें माना जाता है, उन्हें मौलिक अधिकार माना जाता है। मौलिक अधिकारों की बात करें तो वर्तमान में अनुच्छेद 12 से यहाँ पर 32 तक मौलिक अधिकारों का जिक्र दिया गया है। 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सरकार के विरुद्ध अधिकार तब उपयोगी हो जाते हैं जब समाज को बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के आधारों पर बांटा जाता है। तो किस आधार पर? जाति के आधार पर बांटेंगे, नहीं हो सकता। वर्ग के आधार पर भी नहीं हो सकता, धर्म के आधार पर भी नहीं हो सकता। बात करेंगे नस्ल के आधार पर, यानी ये राइट हो जाएगा सी वाला इसका। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न में से कौन सा अशक्त अधिकार है? अशक्त अधिकार जो है स्वतंत्रता का अधिकार, यानी सी हो जाएगा। स्वतंत्रता का अधिकार अशक्त अधिकार होता है, अर्थात इसका युक्त निर्बंधन नहीं किया जा सकता। जो फ्रीडम ऑफ राइट है, आप उसको जो है आप किसी भी व्यक्ति के स्वतंत्रता के अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता। वहीं संपत्ति के अधिकार को
हटा दिया गया है। वर्तमान में मौलिक अधिकारों से संपत्ति के अधिकार को हटाकर आर्टिकल 300 क के अंतर्गत एक कानूनी या विधिक अधिकार बना दिया गया है। और समानता की बात करेंगे, वही समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 के बीच समानता के अधिकार का वर्णन किया गया है। और वहीं धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें तो 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में इसका उल्लेख किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सशक्त अधिकारों के लिए आवश्यक है, तो सशक्त अधिकारों के लिए आवश्यक उसका अनुमति प्राप्त होना आवश्यक है, यानी बी हो जाएगा, अनुमति प्राप्त करना इसका राइट हो जाएगा। आज का अंतिम क्वेश्चन, सामान्य कल्याण के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु जिन अधिकारों को सीमित किया जा सकता है उन्हें कहा जा सकता है, उन्हें जो है असक्त अधिकार कहा जा सकता है। इसका यानी इसका डी आंसर सही हो जाएगा। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। इसी प्रकार और अपने कमेंट कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और इसी प्रकार की वीडियो आप लोगों के लिए आते रहें। थैंक यू सो मच।